हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन, फीचर्स, फंक्शंस, कॉम्पिटेंसीज, एसवीओ एनालॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक बार दोबारा से आपको याद दिला दूं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने एसवीओ एनालॉजी करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जिसके दिमाग में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है कि कैसे वो बिजनेस आइडिया को बिजनेस यूनिट में कन्वर्ट करे, और वो एक प्रोसेस अंडरटेक करता है जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद बिजनेस यूनिट जो बनकर तैयार होता है उसको हम कहते हैं एंटरप्राइज। तो आज हम उसका बीच वाला पार्ट करेंगे, दैट इज द वर्क, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दैट व्हाट इज दिस प्रोसेस एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन in entrepreneurship development. So let's connect to commerce and let's start the process of entrepreneurship development. बच्चों, टोटल 7 स्टेप्स हैं इन द होल प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन 7 स्टेप्स के आप अपने पास नाम नोट कर लीजिए। Number 1, identify a business opportunity. Number 2, identifying a specific product or service. Number 3, feasibility analysis. Number 4, business plan. Number 5, raising capital. Number 6, starting up. And number 7, growth. तो इन टोटल 7 स्टेप्स को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टेजेस में डिवाइड करके अगर आप याद करेंगे तो आसानी होगी। जो पहले 3 स्टेप्स हैं ना, फीजिबिलिटी स्टडी तक के, इन तीनों स्टेप्स को हम प्री प्लानिंग स्टेज में ले लेते हैं या प्री बिजनेस स्टेज में ले लेते हैं, क्योंकि इन तीनों स्टेप्स में अभी सिर्फ जो बिजनेस आइडिया है एंटरप्रेन्योर के दिमाग में, उस आइडिया को वो डीपली एनालाइज करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 स्टेप्स हैं बिजनेस प्लान से लेके स्टार्टिंग अप तक के, उसमें वो अपने आइडिया को एक्चुअली बिजनेस यूनिट में कन्वर्ट करेगा। और जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 7, वो बिजनेस बनने के बाद उसके सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ से रिलेटेड स्टेप है। तो ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स में क्या क्या डिसाइड किया जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप होता है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग का। अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग का मतलब कि जो भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को, उन अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करना। और अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग के सोर्सेस क्या क्या होंगे? कोई भी अगर नई डिस्कवरीज होती हैं, कोई न्यू डिमांड्स होती हैं लोगों की, सर्वेज जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस पता लगाई जाती है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं सोसाइटी में। ये सारे सोर्सेज जो हैं उनके थ्रू अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग की जाती है। इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की जाती हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होगा जो अपॉर्चुनिटीज को देख पाए और वो थ्रेट्स को भी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सके। मान लीजिए जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कुछ नया एटीट्यूड है टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन, तो एक एंटरप्रेन्योर ये अपॉर्चुनिटी देख सकता है कि आगे जाके कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस वो ऐसा इंट्रोड्यूस करेगा जो कि डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसमें स्कोप के चांसेस हैं। या जैसे हम देखते हैं कि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, तो बच्चे जो हैं या बड़े भी हैं, कोई भी हैं, वो लोग ज्यादातर मोबाइल फोन के छोटे से स्क्रीन पर बहुत सारी देर तक उसको देखते रहते हैं। तो हो सकता है कि उससे कुछ आईसाइट की प्रॉब्लम आ जाए या फिजिकल फिटनेस या हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर ये सोच सकता है कि आज से 10 साल बाद जो है काफी हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, तो वो ये सोच सकता है कि अगर मैं कोई हेल्थ प्रोडक्ट या सर्विस में कोई नया वेंचर स्टार्ट करूं तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये पहला स्टेप है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग। उसमें सिर्फ एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को पहले सर्च करेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं जिससे रिलेटेड वो कोई भी बिजनेस या वेंचर जो है वो स्टार्ट कर सकता है। फिर सेकेंड स्टेप है अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग के बाद, चूज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस
It means that by evaluating the pros and cons of the various alternatives, various opportunities that he has discovered, he has to decide about a new product or he may decide about the new feature of the existing product. तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी ने डिसाइड करा कि मेडिकल फील्ड में वो कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू वेंचर स्टार्ट करेगा, तो उसको वहां पर बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल भी एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मेडिकल से रिलेटेड कोई सर्विस में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा या किसी प्रोडक्ट में करना चाहेगा। और अगर वो प्रोडक्ट भी डिसाइड करेगा तो प्रोडक्ट भी इट मे बी रिलेटेड टू आई साइट, इट मे बी रिलेटेड टू हैंड्स, इट मे बी रिलेटेड टू लेग्स, आर्म्स, बैक। तो उसको वो स्पेसिफिकली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर फील्ड ऑफ मेडिकल से रिलेटेड उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में उतारना है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो जनरल सिलेक्शन नहीं कर सकता। मान लीजिए वो ये सोचे कि मैं प्रोडक्ट डिसाइड करूंगा, तो ये बहुत ही वेग सिलेक्शन है। उसको जो भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं उसमें से वो बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस को सेलेक्ट करेगा, तभी वो आगे के स्टेप्स जो है वो ले पाएगा। उसके बाद हो गया थर्ड स्टेप, फीजिबिलिटी एनालिसिस। जब हमने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी करा था, जब हमने फीजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ा था, और उस टाइम हमने सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ फीजिबिलिटी स्टडीज पढ़ी थी। यहाँ पर 2 स्टडीज और ऐड कर दी गई हैं। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस आइडिया या जो भी प्रोडक्ट और सर्विस उसने चूज करा है, अब उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए बिजनेस एंटरप्राइज में क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उसको दिखाई दे रहे हैं, वो उसे देखने हैं कि ये जो आइडिया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं। और 5 तरह की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उसको देखने पड़ते हैं, और वो क्या है? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी एंड कमर्शियल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में वो क्या देखता है कि जो बिजनेस आइडिया उसके दिमाग में है स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस का, वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में वो क्या देखता है कि जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं अपने बिजनेस आइडिया को बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए, वो फाइनेंस वो आसानी से अरेंज कर पाएगा या नहीं, कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पॉसिबली अरेंज होंगी, ये सब फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में देखा जाता है। फिर उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी में देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उसकी प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, किसी भी तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अवेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लीगल फिजिबिलिटी में देखा जाता है कि जिस प्रोडक्ट और सर्विस को वो लॉन्च करने की सोच रहा है उससे रिलेटेड कोई लीगल रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस, एग्जिस्टिंग लॉज तो नहीं है, उनको वो फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें वो किस में देखेगा? लीगल फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू। और उसके बाद कमर्शियल फिजिबिलिटी में वो देखेगा कि इतनी सारी जो टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस अवेलेबल है, इतनी सारी फॉर्म्स जो हैं, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव, तो किस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए सूटेबल रहेगी। तो इस तरह से 5 टाइप्स ऑफ फीजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करके एक एंटरप्रेन्योर जो है वो फीजिबिलिटी एनालिसिस करता है। इन 3 स्टेप्स के बाद एक स्टेज जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की पूरी हो गई कि जो उसका बिजनेस आइडिया था या अपॉर्चुनिटी थी उसको वो इवैल्यूएट कर चुका, स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस को वो चूज कर चुका, और उस प्रोडक्ट और सर्विस को एक्चुअली बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट फिजिबिलिटी स्टडीज भी उसने कंडक्ट कर ली। नाउ ही इज रेडी टू मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेज दैट ही कैन स्टार्ट डिसाइडिंग अबाउट द बिजनेस प्लान। तो 4th स्टेप है बिजनेस प्लान, जिसमें डिटेल्ड बिजनेस प्लान वो बनाएगा, सब कुछ तय करेगा कि एक फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज उसमें से जो कमर्शियल फिजिबिलिटी स्टडी में उसने डिसाइड की थी उसमें से एक चूज करेगा। फिर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के सोर्सेस डिसाइड करेगा। तो अब वो प्रॉपर प्लानिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा रिगार्डिंग अ बिजनेस प्लान दैट ही हैज फाइनलाइज्ड। 5th स्टेप में वो क्या करेगा कि उस बिजनेस प्लान को एक्चुअली कन्वर्ट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जिसकी स्टडी वो ऑलरेडी कर चुका है, उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को वो रेस करेगा फ्रॉम द डिफरेंट सेलेक्टेड सोर्सेज।
और इसके लिए हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है देयर आर वेरियस वेज टू फंड अप द स्टार्टअप या देयर आर वेरियस वेज टू स्टार्ट द कंपनी। तो उन्हीं सारे टोटल सोर्सेज जो अवेलेबल होंगे उन सोर्सेस को वो अगेन इवैल्यूएट करेगा और उन सोर्सेस के थ्रू वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को अरेंज करेगा। Step number 6 is that now he is ready to start up because he has all the physical and financial resources now to start the business. So startup means actually actuating the business. तो यहाँ पे वो सारे स्टेप्स लेगा, ऑफिस फर्नीचर चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए। तो जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको असेट्स चाहिए या रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो भी एक्टिविटीज उसे अंडरटेक करनी है प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, तो एक्चुअली बिजनेस को स्टार्ट करने से जो रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी वो यहाँ आ जाएंगी इन द स्टार्टिंग अप ऑफ द बिजनेस। तो अब बिजनेस स्टार्ट हो गया और बिजनेस चलने लगा, तो यहीं पर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के सारे स्टेप्स खत्म नहीं हो गए हैं। अब वो देखेगा कि उसका बिजनेस जो है उन सारे स्टेप्स को रिपीटेडली दोबारा लेगा जो उसने अभी तक लिए हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड एंड ग्रो कर सके, ताकि उसका बिजनेस जो है अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, उसको सरवाइव भी करना है लॉन्ग रन में, उसको एक्सपैंड और ग्रो भी करना है। और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन द मार्केट्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के, और वो इंडिकेटर्स अगर उसको दिखाई देते रहेंगे अपने एंटरप्रेन्योरशिप में तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा। तो बच्चों ये टोटल 7 स्टेप्स हैं जो बहुत आसानी से आप एक एक दो लाइनों में जो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, इन स्टेप्स को आप याद रख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद बचता है बच्चों कि एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए और उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट 2 more items, that is values and the attitudes that are related, that are required for a person to be an entrepreneur. तो देख लेते हैं entrepreneurial values का क्या मीनिंग है। The values of a civilized society such as honesty, integrity, cooperation, truthfulness that guide and direct the entrepreneurs are called entrepreneurial values. इसका मतलब कि जब कोई एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है कि हाँ उसको एक बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करनी है, वो दूसरे ऑप्शंस को छोड़कर वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाता है, वो प्रोफेशन की तरफ नहीं जाता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है कि मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करूंगा और उससे मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी, तो डेफिनेटली उसके अंदर ये सारी बेसिक मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए which are called as the values of a civilized citizen that should be there in every entrepreneur. उसके बाद let's talk about the attitudes. तो जो values हैं और attitudes हैं इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि एटीट्यूड्स में बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। एटीट्यूड्स में मोटिवेशन, इमोशनल एस्पेक्ट्स, परसेप्चुअल एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, ये सारी चीजें मिलाकर जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहते हैं एटीट्यूड। तो अब हम देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर का जो है वो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसके परसेप्चुअल, इमोशनल, मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो है वो कैसे होने चाहिए। तो उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझाया गया है कि क्या क्या एसेंशियल एटीट्यूड्स हैं जो रिक्वायर्ड है एक एंटरप्रेन्योर में। वो क्या है? द एटीट्यूड फॉर द हार्ड वर्क एंड द कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो है उसका इस बात में फर्म बिलीफ होना चाहिए दैट हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। मतलब वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द हार्ड वर्क। दूसरा एटीट्यूड इज टुवर्ड्स द इनिशिएटिव। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर एटीट्यूड ऑफ फॉलोअर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एटीट्यूड ऑफ अ लीडर होना चाहिए और वो फॉरवर्ड प्लेयर होना चाहिए, वो पीछे चलने वाला नहीं होना चाहिए, वो आगे लीड लेने वाला होना चाहिए।
तो दिस शुड बी हिज एटीट्यूड फॉर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द इनिशिएटिव। देन लेट्स टॉक अबाउट द एटीट्यूड फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक एंटरप्रेन्योर में क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि वो हमेशा नए नए वेंचर्स को ढूंढे, पुरानी चीजों में भी नई चीज देखने का एटीट्यूड या कुछ नया डिस्कवर करने का एटीट्यूड। तो इस तरह का एटीट्यूड उसका होना चाहिए फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अवेल। देन द एटीट्यूड फॉर द इमेजिनेशन, मतलब वो बहुत ही फार साइटेड होना चाहिए, उसकी इमेजिनेटिव एबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं उनको देखने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, अजम्पशंस लगाने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरह का अगर एटीट्यूड होगा एक पर्टिकुलर पर्सन में, अ गुड इमेजिनेशनल एटीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एटीट्यूड फॉर द रिस्क। वो बहुत कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, रिस्क बियरर होना चाहिए। ही शुड बिलीव इन टेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ अ रिस्क। He should believe that greater the risk, greater will be the profitability. तो रिस्क टेकिंग के लिए वो तैयार होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरल एटीट्यूड्स में बच्चों हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म कॉम्बिनेशन जो होता है एक पर्टिकुलर पर्सन का, कि किस तरह से वो मोटिवेशन को देखता है, किस तरह के उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, क्या उसकी परसेप्शन है रिगार्डिंग द हार्ड वर्क, रिस्क टेकिंग, इनिशिएटिव, रिगार्डिंग द इमेजिनेशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, दैट ऑल कम अंडर द एटीट्यूड्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। अब बच्चों बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, वो है रिगार्डिंग द मोटिवेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब इस टॉपिक में हमें यह देखना है कि एक्चुअली ऐसी क्या नीड्स होती हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की जिसको सेटिस्फाई करने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो प्रोफेशन की तरफ नहीं जाएगा, वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो सारी एक्टिविटीज को छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप एज एन एक्टिविटी को सेलेक्ट करता है, चूज करता है। तो ऐसी कौन सी ड्राइव होती है, ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है जो उसको ऐसा करने के लिए कन्विंस करता है या इन्फ्लुएंस करता है। मोटिवेशन के बारे में हम ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशन का क्या मतलब होता है। एक ऐसी इनर फोर्स और ऐसी स्टेट जो कि एक्टिविटीज को एनर्जाइज करती है और लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि किसी भी पर्सन की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ उसकी एबिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं होती, उसमें अगर मोटिवेशन ऐड कर दिया जाता है तो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत एनहेंस हो जाती है। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन में हम ये देखेंगे दैट व्हाट आर द वेरियस नीड्स that are the primary drives for the entrepreneurs to take this particular choice that they decide to be entrepreneurs। अब हर एक पर्सन की जो नीड्स है वो अलग अलग होंगी। कोई जो है वो एंटरप्रेन्योर बनेगा अचीवमेंट के लिए, कोई बनेगा पावर के लिए, कोई बनेगा एफिलिएशन के लिए और कोई बनेगा ऑटोनॉमी के लिए। सो जो नीड्स हैं या ड्राइव्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर ऑटोनॉमी। तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसके अंदर अर्ज है कि वो कुछ ऐसा अकम्प्लिश करना चाहता है जो कि डिफिकल्ट है, या फिर वो अपने टैलेंट को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है कि वो उस टैलेंट से एक्सेलेंस अचीव कर सके, या वो अपने रिसोर्सेस को कुछ चैलेंजिंग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो इस तरह का पर्सन जब एंटरप्रेन्योरशिप सेलेक्ट करेगा तो उसकी नीड कहलाएगी द नीड फॉर अचीवमेंट। He wants to achieve something better, something new, something challenging, something through which he can utilize his talent in the best possible manner। अगर एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके अंदर अर्ज है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों को डायरेक्ट करने की, वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने पर्सनल गोल्स तो फुलफिल करे ही लेकिन सोसाइटी को भी एक स्पीड और इम्पेटस प्रोवाइड करे, तो इस तरह के पर्सन की होगी नीड फॉर पावर। वो पावर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करेगा। देन द थर्ड कैटेगरी इज
there are people who conform to the wishes and aspirations of the people he or she values. कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ऐसा काम करना चाहते हैं जो उनके लव्ड वंस को पसंद है. मान लीजिए किसी का फैमिली बिजनेस है तो वो बिजनेस में चला जाएगा, किसी के फादर एंड मदर जो है वो मेडिकल में है तो वो मेडिकल को चूज कर लेगा. मतलब ये है कि वो अपने आसपास के लोगों को जिनको वो पसंद करता है, प्यार करता है, वो उनके हिसाब से कुछ काम करना चाहता है. अगर उसके अंदर आज है कि वो अपने फैमिली की तरफ ग्रैटिट्यूड शो करे, वो अपनी बिलोंगिंगनेस नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो इस तरह का पर्सन जो है वो क्यों एंटरप्रेन्योरशिप चूज करेगा? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज नीड फॉर एफिलिएशन. Then there can be a person जिसको ऑटोनॉमी पसंद है. He has the urge to be independent and freedom. He does not want any type of an interference. He wants to be responsible and accountable to oneself. वो किसी और के लिए accountable होना ही नहीं चाहता, वो सारी responsibility अपनी खुद लेना चाहता है. तो इस तरह का पर्सन अगर entrepreneurship चूज करेगा तो he is choosing the entrepreneurship for autonomy. तो इसका मतलब कि क्या क्या ऐसी फोर्सेस हैं जो एक पर्सन को इन्फ्लुएंस करती हैं to be an entrepreneur. So these are the four forces: need for achievement, need for power, need for affiliation and need for autonomy. जो पर्टिकुलर पर्सन सारे रिसोर्सेस को चैलेंजिंग मैनर में इस्तेमाल करके अपने टैलेंट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अचीवमेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज करेगा. कोई एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो वो पावर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज करेगा. एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी फैमिली के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता है और वो वही बिजनेस चूज कर रहा है जो उसकी फैमिली का बिजनेस है, तो वो ग्रैटिट्यूड या एफिलिएशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर रहा है. और एक पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहता है, सेल्फ डिसीजन लेना चाहता है, अपने आप के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहना चाहता है, फ्रीडम चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है. तो इस तरह का पर्सन जो है वो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज कर रहा है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज नीड फॉर ऑटोनॉमी. So with this, I end up the entire chapter, that is entrepreneurship development, all the topics that were there in the CUET syllabus, that you can expect the questions from these topics that I have covered up. और again I am requesting you कि इसको मैक्सिमम शेयर करिए दूसरे बच्चों के साथ भी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक करिए और फॉरवर्ड करते रहिए सो दैट एवरीबडी गेट्स बेनिफिटेड और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे. जैसे एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए. दैट आई एम एबल टू हेल्प यू by providing the lectures in the easy and understandable manner. So see you next time with the discussion of certain important questions related to CUET preparation. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.